37 साल की एज में अगर आप देखें साद बिन जफर जो डेडिकेशन से परफॉर्मेंस देते हैं वो कमाल का कहीं ना कहीं काम होता है कनाडा के लिए। इस एज में भी जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रहती है, चाहे वो बॉलिंग से हो, बॉलिंग में बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि अपने इस पर एक टॉप परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करें। रन बहुत बड़ा कंजूसी से खर्च करते हैं, विकेट्स इंपॉर्टेंट निकालते हैं, फील्डिंग में पूरी अपनी जान झोंक देते हैं। उसका जो पैशन उनके अंदर दिखता है, उसके बाद फिर यही तक नहीं, कई सारे मैचेस में हमने साद बिन जफर की तरफ से बैटिंग का टॉप कंट्रीब्यूशन देखा है, चाहे वो ओडीआई हो या फिर T20 क्यों ना हो। और कल के मैच में भी एक हीरोइक परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकल कर आई, जिसकी वजह से कनाडा जो है इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। और कहना पड़ेगा साद बिन जफर की जो परफॉर्मेंस रही उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनकी हीरोइक परफॉर्मेंस ने ही यहाँ पर टीम को जीत दिलाई। वही दूसरी तरफ अगर नेपाल की बात करें तो क्या कुछ गलतियां उन्होंने इस मैच में की, तो दो जगहों पर बहुत ही मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी दो बार ऐसा रहा इस पूरे मैच में, एक बार बैटिंग करते हुए बॉलिंग करते हुए मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी आखिर नेपाली मैच क्यों नहीं जीत पाया। आगे इसके बारे में जरूर बात करेंगे डिटेल में, बने रहिए वीडियो में। खैर, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह, पहले फेस बाय फेस सेक्शन में जानने की कोशिश करते हैं कि वहां से हमें क्या कुछ पता चला। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने पहले फेस में 56 रन बनाए बिना कोई विकेट के नुकसान किए। जी हाँ, और वहीं कनाडा ने 34 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नेपाल के नाम रहा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और फिर मिड फेस में 7 से 15 में 32 रन बनाए नेपाल ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं कनाडा ने 56 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर। दोनों का ही ये फेस काफी खराब गया, पर कनाडा ने रन्स काफी ज्यादा इस फेस में जुटाए हैं अगर आप कंपेयर करेंगे नेपाल से, पर विकेट्स यहाँ पर काफी गंवाए हैं, पर ये फेस कनाडा के नाम जरूर जाएगा। वहीं पर डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो इस फेस में नेपाल ने 51 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और डेथ और फिर कनाडा ने 50 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। ये बहुत बड़ी बात थी, प्रेशर माउंट हो रहा था कनाडा पर और उस पर भी वो भरे, और ये फेस और मैच दोनों कनाडा के नाम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप फेज फेज में देखेंगे तो लास्ट फेज में जो है वहां पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अगर आप देखें रन्स तो दोनों ही टीमों ने ठीक ठाक जुटा जी ठीक ठाक, मैं जी हाँ। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं, क्योंकि लास्ट के 5 ओवरों में नेपाल ने 51 रन जुटाए यानी 10 के रन रेट से, और कनाडा ने 50 रन किए 10 की रन रेट से लास्ट के 5 ओवरों में। जबकि कनाडा के फेज में लास्ट के 5 ओवर में पूरी 3 बॉलें हुई भी नहीं थी, 3 गेंदें और बची हुई थी, लेकिन उससे पहले उनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो दो फेसेस यहाँ पर कनाडा जीते, लेकिन जो पहला फेस था वो डोमिनेट किया नेपाल ने, जहाँ पर एक भी विकेट नहीं गंवाया और 56 रन उन्होंने यहाँ पर कर दिए। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग कार्ड की नेपाल के। तो बैटिंग कार्ड तो ऑलरेडी आप सबके स्कोर्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात करना चाहूंगा मैं 9 ओवरों में कहना होगा यान कि 70 रन करीब करीब टीम ने जोड़ दिए थे और कोई विकेट टीम का गिरा नहीं था। एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई अनिल शाह और आसिफ शेख ने। आसिफ ने थोड़ी स्लो इनिंग खेली, लेकिन एक छोर संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अनिल शाह ने वो सारी भरपाई की और जमकर शॉट्स खेले। डिलॉन हेडिगर के एक ओवर में 3-3 छक्के में उन्होंने लगाए और बहुत ही जबरदस्त उनकी इनिंग यहाँ पर रही है। लेकिन ओपनर्स ने जो शुरुआत दी 9 ओवरों में 70 रन करीब करीब बना देते, लेकिन उसके बाद वाले फेस पे यहाँ पर बैट्समैन, ये हम बात कर रहे थे, जो पकड़ पहली बार जो पकड़ टीम ने खोई वो यहाँ पर थी। शुरू के 9 ओवरों में 70 रन के बाद बाकी के 11 ओवरों में महज 69 रन टीम ने जोड़े और अपने 6 विकेट जो है वहां पर वो गंवाते चले गए। उसके बाद एक के बाद एक बैट्समैन, अच्छे खासे नाम वाले बैट्समैन आने लगे, लेकिन किसी की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन मिला नहीं। सब ने कहीं ना कहीं बहुत ही आगे किसी ने अगेंस्ट द स्पिन जाकर खेलने की कोशिश की और अपने लगातार विकेट गंवाते चले गए। वो जो हम देखते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक टीम की शुरुआत बहुत तगड़ी हो जाती है तो उसके बाद के जो बैट्समैन है बड़ा इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ठंडा टाइप का बिहेव करते हैं, कि वो सोचते हैं कि अरे अब तो बहुत बड़ा स्कोर लग ही रहा है, कि बहुत बड़ा स्कोर पहुंच ही जाएगा, मैं नहीं तो मेरे बाद भी 8 आ रहे हैं। फिर वो चले जाते हैं, लोग कहते हैं अरे मैं नहीं तो मेरे बाद तो 7 और आ रहे हैं। ये वाली मेंटेलिटी के साथ नेपाल है पूरी की पूरी। 9 ओवर में 70 पे 0 से 20 ओवर में 139 तक पहुंच पाए। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो दिख भी रहा है हमें, और किस तरीके से वो एक इजी ले लिया बहुत ज्यादा। बाकी के बल्लेबाजों में रोहित हो, कुशल मल्ला, कुशल गुरतैल, दीपेंद्र, गुलशन झा नॉट आउट रहे 23 रन कर 16 बॉलों में। उन्होंने फिर से कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कोशिश की उन्होंने, पर स्कोर जितना होना चाहिए था, जो शुरुआत मिली एक इतनी जबरदस्त तरीके से अनिल शाह और आसिफ ने रहा, थोड़ा सा कहना होगा कि और ज्यादा यहाँ स्कोर बाकी बल्लेबाजों से मिलना चाहिए था, और 150 160 के करीब जो पुश होना चाहिए था वो मिला नहीं। साथी बल्लेबाजों के एक और बिलो एवरेज
परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही कहा, बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस रही है बाकी बैट्समैनों के। मिडिल ऑर्डर तो पूरा का पूरा इसके लिए जिम्मेदार होगा। जो शुरुआत ओपनर ने दिलाई उसको बिल्कुल तरह से कैपिटलाइज जी नहीं हाँ। कर पाए। रोहित पटेल जो वनडा बनाए वो भी, और उसके बाद का पूरा मिडिल ऑर्डर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार जरूर रहेगा, क्योंकि 9 ओवर में 70 के बाद कुछ नेक्स्ट 11 ओवर में महज 69 रन टीम जोड़ पाई, और उसके पीछे बैट्समैनों का ही ज्यादा फेलियर यहाँ पर आप देखने को बिल्कुल। मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं कनाडा की एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की। कनाडा के बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात की जाए तो बॉलिंग जो फिगर्स है वो तो ऑलरेडी हम हमारे सामने है, लेकिन किस तरह की बॉलिंग यहाँ पर रही, जो वापसी कनाडा ने इस मैच में की है इस फेस में, जब लास्ट 11 ओवर में, वो काफी शानदार रही। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और तारीफ करनी होगी जिस तरीके से हर्ष ठाकुर, साद जफर ने जैसी बॉलिंगें कराई हैं वो बहुत बेहतरीन है। बांधे रखा है, वरना जिस तरीके से बॉलर्स ने रन्स दिए थे, डायलन हेलिजर हो, कलीम सना शुरुआत में जी हो, हाँ। तो काफी ज्यादा रन्स खर्च कर दिए थे। अखिल कुमार 2 ओवर में 19 रन उन्होंने भी दिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद अपनी कुछ एक कसी हुई गेंदबाजी से, जो कि बहुत टाइट बॉलिंग कराई है, रन्स कंजूसी से खर्च किए हैं। अच्छा देखने से हमें बॉलिंग नजर आई, जिस तरीके से परेशान किया साद और हर्ष ने, उस पर कैपिटलाइज किया। परवीन कुमार ने भी बहुत काफी अच्छा उम्दा कैपिटलाइज किया उन्होंने भी। जब इन 2 बॉलर्स ने एक समा बांधा बॉलिंग टीम के लिए, तो उस पर वो भी आ गए नेपाल के अगेंस्ट परफॉर्म करने, और काफी अच्छा उम्दा परफॉर्म किया उन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट रहा जो प्रेशर माउंट किया है, रन्स को लीक नहीं करने दिया, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। कि आप देखेंगे बैट्समैनों का एक आप बॉलें भी देखेंगे, आप चाहे कुशल मल्ला की 12 बॉलें, कुशल भुरतेल की 15 बॉलों में 13 रन, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है वो रन्स निकालने की कोशिश थी बल्लेबाजों की, पर रन आ नहीं रहे थे प्रॉपरली। अगर हम बैट्समैनों के बल्ले से देखें तो इसका क्रेडिट बॉलरों को जरूर जाएगा, जो जिस तरीके से उन्होंने बांधे रखा और फिर उन्होंने विकेट भी निकाले जब प्रेशर थोड़ा सा माउंट हुआ नेपाल की। बिल्कुल सही कहा, अनिल शाही थे जो कहीं ना कहीं फ्री रन्स निकाल पाए। उसके जी अलावा हाँ। कोई भी बैट्समैन जो है बिल्कुल भी रन्स निकाल नहीं पाए, और बहुत ज्यादा बांधे यहाँ पर रखा। और आप अगर बॉलिंग आर्ट में देखेंगे भी तो जैसे हमने बताया, एंड हर्ष, परवीन और साद बिन जफर, इन तीनों ने मिलकर 12 ओवरों में अगर आप देखें तो लगभग 54 रन करीब जी हाँ। खर्च किए हैं। और जो ऊपर के 3 गेंदबाज हम देख रहे हैं, कलीम, डिलॉन और अखिल, इन दिनों ने 8 ओवरों में करीब करीब 83-84 रन 83 करीब करीब खर्च कर दिए। तो यहीं पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि कौन से 3 बॉलरों ने बहुत ज्यादा टाइट कहीं ना कहीं रखा और रनों को कंट्रोल में लगातार बनाए रखा। और स्पिनर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, नेपाल के लिए भी स्पिनर्स ने काफी शानदार काम किया है। आगे बात जरूर करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन अब बात करते हैं 140। अब कनाडा को यहाँ पर चेस करने के लिए आना था, और चेस करने के लिए जब वो आए तो शुरुआत की अगर आप बात करें तो दलप्रीत बाजवा जो है वो रन आउट हुए। डेफिनेटली वो काफी देर रन आउट हुए, वो रिस्पॉन्सिबल रन की वजह से, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। और कनाडा जो इस मैच में 140 की रेस में शुरुआत ठीक ठाक मिलने के बावजूद भी एक जगह एक वक्त पे बहुत स्ट्रगल था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत ही ज्यादा हरीनेस दिखाई है यहाँ पर कनाडा। बिल्कुल। बहुत जल्दबाजी। आप हर्ष ठाकुर को देखें, जिन्होंने मैच देखा होगा, हर्ष ठाकुर को देखें आप, एक बाउंड्री आने के बावजूद बहुत जल्दबाजी किस बात की, उन्हें वो आया और एकदम से डबल, चौका, छक्का, ये हर जी चीज हाँ। बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कर रहे थे जैसे 139 नहीं बल्कि 199 का टारगेट उन लोगों को मिला हुआ है। सेम वही निकलस का भी रहा। निकलस ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, बड़े लंबे हिट भी लगाए, लेकिन एट द एंड फिर वही, वो भी बड़ी जल्दबाजी में रहे उनके। जब वो आउट हुए उससे एक बॉल पहले उन्होंने चौका छक्का मारा था, उसके बाद फिर से वो कुछ ट्राई करने के लिए गए और वो कहीं ना कहीं आउट हो गए। तो बहुत जल्दबाजी में हमें मिडिल ऑर्डर कनाडा का दिखाया है। नहीं, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये थोड़ा समझदारी वाली बात है, और ये एक मैच की बात नहीं है, ये कनाडा के साथ रहता है। ये ओमान के अगेंस्ट भी यही देखने को जी मिला हाँ। था। नेपाल के अगेंस्ट भी जो पहला मैच था, उसमें भी हमें ये देखने को मिला, जिस तरीके से बैट्समैन लोग हवा में खेल रहे हैं, उसमें काफ़ी विकेट नज़र आए गिरते हुए। तो ये चीज़ कोच को समझनी होगी कि आप जीत ज़रूर रहे हैं, और पर जीत में भी कोच का काम है कि जीत में भी गलतियों को पॉइंट आउट करना। भले ही वो आप सामने आकर ना बोले क्या ये टीम के फेवर के लिए, अच्छाई के लिए, पर कोच और प्लेयर्स में हमेशा एक बात होनी ज़रूर चाहिए कि ये शॉट ठीक नहीं है, जिस तरीके से आप लोग आउट हो रहे हैं। आउट होने का तरीका काफ़ी गंदा है, अगर हम कहें कनाडा के बैट्समैन। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुअर शॉट्स यहाँ पे खेल कर आउट हुए हैं, और अननेसेसरी शॉट खेल कर आउट हुए। रिक्वायरमेंट आपकी डिमांड कर रहा है 7.5 से 8 के आसपास, जी हाँ। और आप बैटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको 18 या 28 का रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं सामने दिख रहा हो स्कोर बोर्ड पे। ये हमें दो सबसे ज्यादा देखने को मिला हर्ष ठाकुर और निकोलस कीर्तन की। इन दोनों ने
जो देखिए उसने 26 रन जरूर किया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा वो जल्दबाजी लंबा और जा तेजी सकते तो दिखा सकता है। लंबा जाते तो बहुत स्मूथली ये जी मैच हाँ। खत्म होता, फिर नीचे आकर इतना ज्यादा ट्रिकी मामला होता नहीं कनाडा के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद फिर नीचे जो है कनाडा पूरी तरह से यहाँ पिछड़ता चला गया और बिल्कुल, आखिरी बिल्कुल। के 5 ओवरों में कनाडा को 50 रन चाहिए थे 10 के रन रेट से। जी हाँ। आखिरी के 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे और 6 विकेट टीम ने अपने गवा दिए थे। और यहाँ पर अब बैटिंग कर रहे थे रविंदर पाल सिंह और सादबिन जफर, जहाँ पर रविंदर पाल सिंह के बल्ले से हार्डली ही रन निकल रहे थे। बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स उन्होंने खेली, हम बहुत कोशिश कर रहे थे वो भी मारने की, लेकिन उनके बल्ले से रन निकल रहे नहीं थे। बॉलिंग की बात भी आगे जरूर करेंगे, लेकिन एक ही सिक्स उन्होंने लगाया लास्ट में जाकर, एक बाउंड्री चौका भी लगाया था, लेकिन एक सिक्स लगाया तो उन्होंने लास्ट में जाकर 19वें ओवर में, वरना उससे पहले वो भी बाउंड्रीज निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इतना जरूर था कि वो एक छोर जरूर संभाले हुए थे, लेकिन सारा काम है सादबिन जफर ने जबरदस्त तरीके से किया। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अगर आप देखिए 19वां ओवर जो रहा करण केसी का जो ओवर था जी जिसमें हाँ। काफ़ी 18 रन करीब 18-19 रन बने हैं। वो मैच वो ओवर पूरी तरीके से कनाडा के लिए ले गया फ़ेवर में और नेपाल के लिए हार में लेकर गया वो। पहले 12 रन आए सोमपाल कामी के ओवर में, फिर 18 रन आए, जितने का रिक्वायर्ड था उतना तेज़ी से उतने रन आते जा रहे थे और वो थे सात का जो सात और रविंद्र पाल जी। सिंह ने भी एक सिक्स जड़ा। लेकिन सात ने जिस तरीके से बैटिंग की है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सात ज़रूर करते हैं 25 रन हमेशा कंट्रीब्यूट जी करते हाँ। हैं। आप हमेशा उनका स्कोर देखेंगे चाहे ओडीआई हो या टी20 हो, उन्हें जब भी मौका मिला है उन्हें स्टेप अप किया है उन्होंने। और फिर से एक ज़बरदस्त इनिंग, ना भूलने वाली इनिंग उन्होंने खेली है अपने करियर की टी20 आई करियर में। ये वो भूलेंगे नहीं ये इनिंग जो उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट खेली है। लाजवाब इनिंग रही है। बिल्कुल सही कहा, बहुत। और हमेशा वो रन्स निकालने की कोशिश की, 18 गेंद उन्होंने खेली, उस हर गेंद पर उन्होंने कोशिश की कि मैं डॉट बॉल किसी भी सूरत में ना खेलूं, या तो उस बॉल पे सिंगल आए बिल्कुल, या बिल्कुल। डबल आए बहुत या अच्छा। बाउंड्री ही आए। और जो उन्होंने मेरे ख्याल से शायद सोमपाल के ओवर में था वो, शायद हाँ सोमपाल के ओवर में ही होगा, एक शॉर्ट बॉल थी, स्लोअर थोड़ी थी, शॉर्ट बॉल थी, उस पे उन्होंने सिक्स लगाया था सामने का इस तरफ का। बहुत ही बेहतरीन शॉट वो कहे, सोमपाल का ओवर था जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शॉट वो कहीं ना कहीं रहा। और बाकी उन्होंने बहुत ही हीरोइक इनिंग खेली, अपनी टीम को यहाँ पर जीत दिलाने में कामयाब हुए। अब अगर नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें बॉलिंग में, तो डेफिनेटली शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो कनाडा जो है शुरू के 10-11 ओवरों में कनाडा जो है 11 ओवर तक कनाडा अच्छे पोजीशन पर था। मेरे ख्याल से 80-84 रन तक सिर्फ 2 ही विकेट कनाडा के यहाँ पर गिरे थे। उसके बाद जो फेस आया 12वां और 15वां ओवर, 12वां ओवर जो कि टीम का वो है सोमपाल कामी लेकर आया, जहां पर एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाले, एक विकेट उन्होंने खुद लिया और एक रनआउट रन किया। आउट। कुशल उतल की बहुत ही बेहतरीन एकदम स्टंप लाइन पे थ्रो आई थी, जिसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोमपाल ने कलेक्ट किया और रनआउट किया। वो एक ओवर में 2 विकेट वहां पर निकले और उसके बाद 15वां ओवर जो संदीप रामीचानी का आया, वहां पर उन्होंने भी यहाँ पर 2 विकेट निकाले। ये जो 2 ओवर्स थे यहाँ पर नेपाल ने जोरदार बिल्कुल, वापसी की बिल्कुल। शुरू के फेज में पिछड़ने के बाद। और यहाँ पर जब तक 15 ओवर कंप्लीट हुए तो नेपाल जो है वो अच्छा खासा ड्राइविंग सीट पर था। सोमपाल और संदीप के इन 2 ओवरों की वजह से नेपाल जो है जबरदस्त मैच में आ गया था, लेकिन लास्ट के 5 ओवरों में कहीं ना कहीं लापरवाही हमें यहाँ पर देखने को मिली। और बाकी बॉलर्स ने वो पूरी जो मेहनत सोमपाल और संदीप की उन 2 ओवरों में थी उसको कहीं ना कहीं पानी फेरा। और यहाँ बात करनी होगी ललित राजवंशी के स्पेल की भी, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई है वाकई, अपने वाकई। पूरे स्पेल में। ज़रूर, बहुत बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है और टी20 में ज़रूर है कि कुछ छोड़कर बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़रूर बेहतर हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि इम्पोर्टेंट मैचेस जहाँ हैं, जो जीतने वाले मैचेस हैं, वहाँ पर भी हमें कभी-कभार देखने को मिली है कि थोड़ी बॉलिंग लाइनअप में गलतियाँ ज़रूर की हैं, उसका खामियाज़ा ज़रूर भुगता है। और स्पेशली डेथ में और ज्यादा की, डेथ में बहुत डेथ ज़्यादा फेस है। में। जी हाँ, ज़रूर। और ये हमें ओडीआई में भी देखने को बहुत जी हाँ। मिलता है कि शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन डेथ फेस में बॉलिंग ने बहुत रन लौटा दिए। ये काफ़ी देखने को मिला है हमें। और टी20 में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा कल के मैच में हमें देखने को मिला कि बॉलर्स ने एक ओवर में 12 आ रहे हैं, एक ओवर में 18 आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पुअर बॉलिंग जो डेथ फेस पे नज़र आई नेपाल की तरफ से, जिसमें पहले तो स्कोर कम बना, बल्लेबाजों ने जो एक जी हाँ। स्कोर को लटका दिया कि 160 जा रहा था, 70 जा रहा था, वो 140 पर धड़ाम से गिरा आकर। वहीं पर फिर बॉलर्स ने जहाँ पर पूरी पकड़ थी मैच में, कोशिश की पूरी मैच में, स्पिनर्स ने, ललित ने, संदीप ने जिस तरीके से शानदार कोशिश की, लेकिन फिर वही बात आ गई जो साथी बॉलर्स ने डेथ फेस में इस मैच को पूरा मैच को खराब कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये डेथ फेस का ही बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिलता है। आप देखिए 15 ओवर तक अगर आप देखेंगे तो करण का भी स्पेल टॉप जा रहे थे,
ठीक ठाक अच्छा जी खासा हाँ। स्पेल वो करा रहे थे, ऐसा नहीं कि बहुत खर्चीले हो। सोमपाल का भी स्पेल काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसे ही डेथ फेज आया और सोमपाल भी अपना ओवर लेकर जी आए, हाँ, बिल्कुल। तो करंट वाले ओवर से पहले सोमपाल ने करीब करीब 11-12 रन खर्च कर दिए। निकलना को चाहिए थे 10 रन पर ओवर, ने सोमपाल ने 12 दे दिए, 2 एक्स्ट्रा दे जी दिए। हाँ। उसके बाद करंट अपना लेकर आए डेथ फेज में, उन्होंने भी 18 किसी ओवर में इससे पहले 10-11 तक भी ढंग से नहीं दिए थे, यहाँ पर सीधा 18 रन दे दिए और महज देखिए पूरा 6 गेंदों के अंदर अंदर 18-19 रन दे दिए। तो यहाँ ये डेथ फेज में हमें बहुत देखने को मिलता है, कितनी भी अच्छी बॉलिंग उन बॉलर्स ने शुरू में कराई हो, पावर प्ले में कराई हो या मिड में कराई हो, लेकिन डेथ फेज में वो बॉलर बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। पता नहीं उनकी रिव्यू करंट केसी की मैं बात करूं, पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। करंट केसी सारी बॉलिंग वो वैसे ही दे रहे थे जैसे कि करंट बैट्समैन को चाहिए थी। बिल्कुल आप देखें तो उनके इतनी हाइट पे आ रही थी कि वो घुमाकर सिक्स लगा दे, जस्ट या के नीचे जस्ट के नीचे यहाँ पर देखने को भी ज्यादातर मिली। उसके बाद अगर आप देखें तो और पिच गेंदें डालने में उन्होंने मतलब यॉर्कर्स तो एक भी उन्होंने ट्राई नहीं किया, और अगर ट्राई करने की कोशिश की भी होगी तो वो जान भी नहीं। मतलब पूरी बहुत बड़ा ऐसा लगा कि बहुत कोई एकदम किसी प्लेयर का डेब्यू मैच हो और वो बॉलिंग करा दे। मतलब पूरा एक्सपीरियंस को यूज नहीं करना। आप देख रहे हैं कि डेथ फेस में जाहिर सी बात है वो लोग अटैक करने के लिए जाएंगे, जी हाँ। और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे। आप स्लोअर का इस्तेमाल कर सकते थे, आप खास करके यॉर्कर का इस्तेमाल कर सकते थे। हमें करंट की तरफ से कोई भी एफर्ट देखने को नहीं मिला उस ओवर में। ऐसा लगता है कि हमें बस डाल रहा हूं और बच गए तो बच गए, वरना कनाडा के बैट्समैन चल बैठेंगे। ये अप्रोच बहुत खराब लगा करंट की बॉलिंग में। और इसी बीच पे हमें देखें 17 ओवर के आसपास यहाँ पर आई बारिश, और उस बारिश ने भी कनाडा को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बड़ी हेल्प की, क्योंकि वो जो बारिश वहां पर हुई उससे जो है आउटफील्ड वगैरह जो है वो गीले हो गए, बॉल गीली होने लगी। उसकी वजह से जो है बॉल जो है वो बल्लेबाजों के लिए ज्यादा आसान हो गया उसको रन करना, बजाय बॉलर्स के कि उसे ग्रिप पकड़कर अच्छे से बॉलिंग करा सके। तो जो बारिश हुई थोड़ी बहुत, उसका भी फायदा इनडायरेक्टली कनाडा को ही जाता हुआ हमें देखने को मिला है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। होता है, बहुत बड़ा एक शिफ्ट बिल्कुल। होता है, ये आम चीजें नहीं है। बिल्कुल। बारिश का आना, फिर अचानक से गेम का बंद होना, फिर एक मोमेंटम जो था किसी टीम के लिए अच्छा चल गेम रहा प्लान था, कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन बॉल गीली हो गई, आउटफील्ड गीली हो गई, इसका बिल्कुल, फायदा बिल्कुल। बैट्समैन को ज्यादा मिलता है। बहुत ज्यादा मिलता है। ये हम कई बार ऐसा देख चुके हैं। क्रिकेट में बहुत मैटर करता है आधे घंटे का स्टॉपेज, 10 मिनट का स्टॉपेज, 5 मिनट का स्टॉपेज, रेन स्टॉपेज या ब्रेक स्टॉपेज बहुत ज्यादा असर कर जाता है क्रिकेट में, बैट्समैनों के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, दोनों टीमों के। बिल्कुल। तो खैर लेकिन उनके उसके अलावा भी डेफिनेटली गलतियां जो नेपाल ने यहाँ पर की है वो जी हाँ। बिल्कुल भी नहीं छूट सकती। दोनों ही फेसेस में आपके पास मुट्ठी में ये मैच था। 15वें ओवर तक आप देखें तो 6 विकेट आप गिरा चुके थे और 10 की इकोनॉमी रिकॉर्ड पहुंच गई थी कनाडा की। वहां से आपको डेफिनेटली बॉलर्स को कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन बॉलर्स ने भरकर रन यहाँ पर लुटा दिए। वही बैटिंग डिपार्टमेंट में 11 ओवरों में 9 ओवर में 70 रन 0 विकेट के बाद आखिरी के 11 ओवर में सिर्फ 69 रन जोड़कर वहीं पर आपने बहुत ज्यादा अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ये दो जगह बहुत ज्यादा गलती रही रोहित से। फिर थोड़ी सी हम कहेंगे बॉलिंग रोटेशन में चूक हुई है, कौन से ओवर को किस फेस में किनको देना चाहिए था। एक आध ओवर थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता था सोच समझ के, लेकिन फिर भी एट द एंड डेथ फेस में आकर बॉलर्स की कहानी हमें वही देखने को मिलती है। चाहे कोई भी बॉलर आते, हमें डेथ फेस में जो है हाल थोड़ा बेहाल ही नजर हमेशा आया। ये आज की बात नहीं है, ज्यादातर हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ कनाडा ने एक 7 दिन ज्यादा की हीरोइक परफॉर्मेंस के दम पर और स्पिनर्स के अपने दम पर इस मैच को जीतने में वो कामयाब हुए। तो खैर आज फिर से नेपाल वर्सेस ओमान है, देखना पड़ेगा आज उस मैच को भी क्या कुछ हमें नेपाल की तरफ से बेहतर देखने को मिलता है। ओमान किस तरह से वापसी करता है कनाडा के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जीत के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए।